हमने लास्ट लेक्चर में विशिष्ट समाकल पढ़ लिए थे दूसरी फॉर्म के। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि समघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरणों को कैसे हल किया जाता है, यानी उनके पूरक फलन और विशिष्ट समाकल कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण क्या होती हैं? वो समीकरण जो रैखिक आंशिक अवकल समीकरण नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं? असमघात रैखिक समीकरण कहलाती हैं। ठीक है, अब इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करने हैं? आपको असमघात रैखिक समीकरणों के भी पूरक फलन निकालने हैं और विशिष्ट समाकल निकालने हैं। केस यहाँ पर भी वही होगा, पूरक फलन और विशिष्ट समाकल निकालने के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको पूरक फलन के फॉर्मूले और विशिष्ट समाकल के फॉर्मूले, क्योंकि सारे केस एक साथ ही डिस्कस हैं क्वेश्चंस में, फिर हम चार केस है, चारों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को पूरक फलन और विशिष्ट समाकल के बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट करने, इन्हें अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे इनके। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ डी डी डैश को रैखिक गुणनखंडों में बदले जाने वाले समीकरण रैखिक। अब तक तो जब आपको फंक्शन ऑफ डी और डी डैश दिया हुआ होता था तो आपको नॉर्मली जो फैक्टर मिलते थे डी माइनस अल्फा डी डैश हो गया या डी प्लस अल्फा डी, इस तरीके से मिले थे। कोई भी साथ में कांस्टेंट वैल्यूज फाइंड नहीं होती थी। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यूज भी मिलेंगी साथ में, जैसे डी माइनस अल्फा डी डैश प्लस में बीटा, इस तरीके से आपको फैक्टर मिलेंगे। और इनको आपको कैसे पूरक फलन निकालने हैं वो हम यहाँ पर केस डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमने मान लिया कि असमघात रैखिक समीकरण निम्न लैक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एज फॉलोज। लिख लेना आप, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, लैक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉलोज। देखिए तो आपको हमने मान लिया कि असमघात नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है हमारी कि f इज फंक्शन ऑफ डी डैश इंटू जेड। हमें दिया हुआ डी माइनस एम वन डी डैश माइनस एल्फा वन इंटू डी माइनस एम टू डी डैश माइनस एल्फा टू अप टू डी माइनस एम एन डी डैश माइनस एल्फा एन इंटू जेड इज इक्वल टू 0। देखिए अगर यहाँ पर आप देखो तो d जो कि dx है, इसका कोफिशिएंट तो 1 है। d डैश के कोफिशिएंट m1 m2 m3 mn चल रहे हैं और वो भी किस में है? यहाँ पे माइनस में है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अल्फा जो चल रहे हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये भी किस साइन में चल रहे हैं? माइनस में चल रहे हैं। तो यानी जो m इसके मान है और अल्फा इसके मान है वो किस में है? माइनस में। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर प्लस में होंगे तो वो वैल्यूज यहाँ माइनस में आ जाएगी। तब पूरक फलन क्या हो जाएगा? e की पावर, अगर ये n इक्वेशन दी हुई है तो n इक्वेशन के लिए z इज इक्वल टू e टू दी पावर अल्फा 1x इंटू फाई 1 इज फंक्शन ऑफ y प्लस m1x प्लस e टू दी पावर अल्फा 2x फाई 2 इज फंक्शन ऑफ y प्लस m2x अप टू e की पावर अल्फा nx फाई n इज फंक्शन ऑफ y प्लस mnx। अगर यहाँ देखो अल्फा 1 ये वैल्यूज है, अल्फा 2 आपकी ये वैल्यूज होगी और अल्फा n ये वैल्यूज होगी। m1 आपको यहाँ जो फैक्टर आप बनाओगे उन्हीं में m1 m2 और अल्फा 1 अल्फा 2 दिए हुए हैं। आगे बात आपको समझ में ना। अब देखिए ये मैंने पहले ही बोला था कि ये साइन माइनस में चल रहे हैं। अगर हम सपोज करें कि ये हमारे प्लस हो गए, d प्लस m1 d डैश प्लस में अल्फा 1, तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हो? d माइनस ऑफ माइनस के m1 d डैश माइनस ऑफ माइनस अल्फा 1। तो जहां प्लस के अल्फा 1 है वहां माइनस का अल्फा 1 हो जाएगा, जहां प्लस m1 है वो माइनस का हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो यहाँ पर साइन चल रहे हैं वो माइनस के साइन में है। आगे बात समझ में। तब पूरक फलन आप इस तरीके से दोगे। और ठीक है, ये तो जब है कि जब हमारे जो गुणनखंड है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारे जो गुणनखंड है वो क्या हो? रिपीट हो रहे हैं। अगर हमारे फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं तो उस केस में क्या होगा हमारा पूरक फलन? देखिए मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ये वाला फैक्टर रिपीट हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे। तो सिर्फ इसके लिए देखिए ये फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो e की पावर अल्फा 1x इंटू फाई इज फंक्शन ऑफ y प्लस m1x प्लस x फाई 2 इज फंक्शन ऑफ y प्लस m1x। अगर 3 बार होता तो एक टर्म और आ जाती, प्लस x स्क्वायर फाई 3 इज फंक्शन ऑफ y प्लस m1x। आगे बात समझ में। आगे क्या आप उसी तरीके से दोगे जो यहाँ दिए। तो जब फैक्टर रिपीट नहीं होते तो ये होगा CF, जब फैक्टर रिपीट हो रहे तो CF ये होगा। आगे बात समझ में। ये तो था CF की CF कैसे फाइंड करते हैं ना। अब बात करते हैं विशिष्ट समाकल पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे। 4 केस है, हम यहाँ पे चारों केस डिस्कस कर रहे हैं। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उन केसेस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे। पहला केस है कि जब आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर दिया हो? e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। याद रखना ये सिर्फ किसके लिए है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, असमघात रैखिक समीकरण के लिए है। यहाँ पर आपको याद होता है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो हमने कल भी क्वेश्चंस किए थे।
अगर रैखिक समघात समीकरण है तो सॉल्यूशन उसी तरीके से दोगे। यहाँ पे असमघात के ऊपर बात हो रही है। आगे बात समझ में आपको इस चीज का ध्यान रखना। तो जब हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर दिया हुआ हो, e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो आप इसे किस तरीके से फाइंड करोगे, ये हो गया 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डैश इंटू ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। जहां पर डी है उसकी जगह अल्फा पुट कर दोगे और जहां डी डैश है उसकी जगह बीटा पुट कर दोगे। कंडीशन होनी चाहिए कि जब अल्फा बीटा पुट करते हो तो जो फंक्शन अल्फा बीटा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वहां पर ही पढ़ा था ना आपने, e की पावर ax, डी की जगह एक पुट करते थे, कंडीशन की 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर भी सेम कंडीशन यही है कि डी की जगह अल्फा पुट करोगे और डी डैश की जगह बीटा पुट करोगे। कंडीशन की फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे बात समझिए। अब अगर फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा क्या बन रहा है हमारा, 0 हो रहा है कि अगर मैं डी की जगह अल्फा और डी डैश की जगह बीटा पुट कर रही हूं तो अगर वो 0 बनती है तो उस केस में विशिष्ट समाकल क्या हो जाएगा, आप e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को इधर ले आओगे, लेकिन वहां डी में क्या होगा, डी के साथ अल्फा ऐड हो जाएगा और डी डैश में बीटा ऐड हो जाएगा। वहां पर भी आप ऐसे ही करते थे, e की पावर एक्स को इधर लाते थे तो क्या हो जाता, डी प्लस ए हो जाता था। यहाँ चूंकि एक्स और वाई दो में बात कर रहे हैं तो e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को जब इधर लेके आओगे तो ये हो गया 1 अपॉन डी प्लस अल्फा और डी डैश प्लस बीटा, यानी आप डी की जगह डी में अल्फा ऐड करोगे और डी डैश में बीटा को ऐड करोगे और ये हो गया 1। इसका आगे का सॉल्यूशन कैसे देना है वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ आपको अभी तक ये केस याद रखना है कि जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको दिया हुआ हो e की पावर अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई, तो उस केस में विशिष्ट समाकल आपको इन दो फॉर्म से निकालने हैं। ठीक है, पहली कंडीशन कि जब फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा 0 नहीं हो रहा है और जब फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा 0 हो रहा है तो ये केस बनेगा। क्लियर है। नाउ सेकेंड केस कि जब मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर दिया हो, साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई या फिर कोस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, यानी साइन और कोस में दिया हुआ हो, उस केस में मैं फिर से कह रही हूं यहाँ पर असमघात रैखिक समीकरणों की बात हो रही है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें आप लास्ट वाला मेथड यूज में लगा दो, क्योंकि वहां पे वो समघात समीकरण थी, होमोजीनियस इक्वेशन थी, और यहाँ जो पी आई आप फाइंड कर रहे हो वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, असमघात समीकरण के लिए फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए जब मेरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई साइन और कोस में दिया हुआ हो तो देखिए जब आप डी का जो फैक्टर होता है डी स्क्वायर में भी होता है, हुआ है, क्यूब में भी होता है, डी डैश में भी होता है, डी इंटू डी डैश दोनों के साथ होता है। क्या करोगे, जहां पर डी स्क्वायर है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस के अल्फा स्क्वायर पुट करोगे। याद रखना माइनस अल्फा स्क्वायर पुट करना है, माइनस के अल्फा का होल स्क्वायर पुट मत कर देना। ठीक है, माइनस साथ में चलेगा। डी डैश स्क्वायर की जगह पुट करना है माइनस के बीटा स्क्वायर, डी और डी डैश की जगह पुट करना है माइनस के अल्फा बीटा, यानी माइनस साथ में इंक्लूड रहेगा, कहीं आप माइनस का होल स्क्वायर पुट मत कर देना। ठीक है, तो देखिए ये तो मेरा होगा डी का फंक्शन 1 अपॉन एफ इज फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कोस अल्फा एक्स प्लस बीटा। डी स्क्वायर की जगह माइनस के अल्फा स्क्वायर, डी डैश की जगह माइनस के अल्फा बीटा और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बीटा स्क्वायर पुट कर दोगे। कंडीशन होनी चाहिए कि ये वैल्यू जब ये पुट करते हो तो ये 0 नहीं होनी चाहिए। आगे आपको ये बात समझ में, तो ये चीज आप ध्यान रखना, इसका ये विशिष्ट समाकल होगा। अब दूसरा केस कि जब हम ये माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा बीटा पुट करते हैं और अगर वो वैल्यू 0 हो जाती है तो पी आई क्या होगा, तो यहां पर देखिए ये लिखने का तरीका है। सबसे पहले साइन के लिए देखिए क्या करोगे, जब आपकी वैल्यू 0 हो रही है पुट करने पे और साइन है यहाँ पर साइन अल्फा एक्स प्लस बीटा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका काल्पनिक भाग इमेज e की पावर आयोटा इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट लेकर इसे सोल्व करोगे। आईपी का मतलब है इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। आगे बात समझ में। और जब कोस हो, क्योंकि कोस रियल पार्ट होता है, तो e की पर आयोटा इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई का रियल पार्ट वास्तविक भाग लेके इसे सोल्व करोगे। याद हो तो आपको डिफरेंशियल में 3rd चैप्टर मैंने एक बार काल्पनिक और वास्तविक भाग लेके एक एग्जांपल सोल्व आउट करवाया था। यहाँ पर भी हम इसे उसी तरीके से सोल्व आउट करेंगे, जब साइन हो तो इमेजिनरी पार्ट लेकर और कोस हो तो रियल पार्ट लेकर। सेकेंड केस क्लियर। थर्ड केस कि जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हो, e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इंटू वी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कि जब आपको e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा और साथ में v किसका फंक्शन दिया हुआ है, एक्स वाई का दिया हुआ है, तो उस केस में विशिष्ट समाकल क्या होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, e की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को इधर ले आओगे, लेकिन साथ कंडीशन क्या रहेगी, d में अल्फा ऐड हो जाएगा और d डैश में बीटा ऐड हो जाएगा, और ये v जो है वो एक्स वाई का फंक्शन होगा। जो केस आपने पढ़े वो फिर यहाँ पे केस लग जाएगा।
अगर आप देखो तो आपके ये मेथड उसी तरीके से जो वहां पे थर्ड में चैप्टर में पढ़े थे। फर्क ये था वहां एक वेरिएबल के लिए थे, यहाँ 2 वेरिएबल के लिए है। केस फोर्थ ये है जो मैंने आपका थर्ड बी का एक एग्जांपल नंबर 7 छुड़वाया था, याद हो तो आपको, वो इस केस से सोल्व होगा। ठीक है, जब फंक्शन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर हो, एक्स की पावर n इंटू वाई की पावर n के बराबर हो, तो उस केस में पी आई कैसे फाइंड करो। अब देखिए जब m बराबर n है यानी x और y दोनों की घातें सेम है, तो जो आपको d का फलन दिया हुआ है उसे या तो dx अपॉन dy या फिर dy अपॉन dx के रूप में बना के क्या करोगे, उसका विस्तार करोगे, एक्सपेंशन करोगे। यानी या तो 1 प्लस dx ओवर dy, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, या फिर 1 प्लस dy ओवर dx का होल इनवर्स, क्योंकि नीचे रहेगी वैल्यूज 1 अपॉन में, तो उसे आप इस फॉर्म में बनाओगे। क्लियर है, जब x और y दोनों की घातें सेम हो तो आप उसे इस फॉर्म में बनाओगे, या तो dx ओवर dy में बनाओ या फिर dy ओवर dx में बनाओ, उसके रूप में क्या करोगे, विस्तार करोगे। ठीक है, दूसरा केस यदि m ग्रेटर देन n है, यानी अगर m n से बड़ा यानी x की घात y से ज्यादा है, तो उसका विस्तार किस d और d डैश के फंक्शन को किस फॉर्म में बनाओगे, dy ओवर dx यानी d डैश ओवर d के फॉर्म में बनाओगे। आपको तो ये तो पता ही है, ये d डैश ओवर d यानी dy ओवर dx। और जब m लेस देन है n के, तो उसे किस फॉर्म में बनाओगे, dx ओवर dy के फॉर्म में बनाओगे। क्लियर है, ये 4 केस में पीआई निकालने के, इन्हें अच्छे से पढ़ेगा। थर्ड बी का एक एग्जांपल नंबर तो 7 था, मैंने पीडीएफ भेज दी थी, सिर्फ समझा रही हूँ आपको। ये दिया हुआ था d माइनस d डैश, सो d क्यूब माइनस d डैश क्यूब इंटू z। सहायक समीकरण के लिए बात करती हूँ तो यहाँ देखिए m क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर तो आपको m बराबर 1 पे मिल जाएगा, यानी m माइनस 1, और जब m माइनस 1 से इसे डिवाइड करोगे तो शायद आपको ये मिल रहा था m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से तो m का मान 1 मिल गया, अगर इसे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, काल्पनिक मान मिलेगा। तो मैंने काल्पनिक मानों को ही, क्योंकि 2 मान मिलेंगे 2 घात के, तो उन्हें एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से डिनोट कर दिया है। आगे बात समझे, इसे सोल्व नहीं किया कि इसे आयोटा की फॉर्म में वैल्यूज निकालो जब पुट करो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इसे सब सोल्व करोगे तो वो आपको आयोटा में मिलेगी, काल्पनिक मान होंगे, इसलिए मैंने उन सम्मिश्र मानों को डब्ल्यू और ओमेगा स्क्वायर में डिनोट कर दिया है। दूसरी बात, इसका जब पीआई निकालोगे डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब, आपकी दोनों घातें क्या थी, सेम थी। वहां पर अगर आप देखो तो दोनों घातें क्या थी, सेम थी, एक्स क्यूब वाई क्यूब की दोनों की सेम थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से 1 अपॉन डी क्यूब तो कॉमन ले लिया, और ये क्या बन गया 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब का होल इनवर्स इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्लियर है, इसका एक्सपेंशन कर दिया था, आपको पता ही है 1 अपॉन डी, सॉरी डी का मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल अवकलन है, आंशिक अवकलन, और 1 अपॉन डी का मतलब एक्स के सापेक्ष समाकलन। इसी तरीके से डी डैश का मतलब है वाई के सापेक्ष अवकलन, और 1 अपॉन डी डैश का मतलब वाई के सापेक्ष समाकलन। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 7 जो सॉल्यूशन मैं भेज चुकी थी अब सोल्व हो जाएगा, इस केस से था। अगली बात आपको समझ में ना, तो अभी CF और PI के फॉर्मूले पढ़ लेना, इनको केसेस को अच्छे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे।